ग्रामीण विकास मंत्री ने रांची में कार्यशाला को किया संबोधित। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने और आजीविका पर दिया जोर। संसाधनों की उपयोगिता के लिए समन्वय पर बल। भाजपा ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का लगाया आरोप। मुख्य प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने दिल्ली सम्मेलन की घोषणाओं को बताया दावोस की रीपैकेजिंग। राज्य भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। प्रपत्र डिजिटाइजेशन का काम तेज। कल सभी बूथों पर बीएलओ और बीएलए 2 की बैठक। चुनाव पाठशाला का होगा आयोजन। और आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात की भी आशंका। पारा गिरने के आसार। कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक है। पूर्व अमीर का कल निधन हो गया था। भारत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक के दौरान देश भर में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इस दिन कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। भारत सरकार की ओर से संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जल्द ही कतर जाकर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के हेहल स्थित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान सर्ड में आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संस्थागत समन्वय पर बल देते हुए स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने और आजीविका पर जोर दिया। मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में तेज विकास के लिए संसाधनों की उपयोगिता के संबंध में सुझाव और निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं एवं समुदाय आधारित संगठनों के बीच समन्वय से विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। ये कार्यशाला चलेगी जहां पे पीआरए पंचायती राज के प्रतिनिधि और जो हमारी समूह की बहनें हैं जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस बना करके अब काम कर रही हैं, उनके सामूहिकता से किस तरीके से हमारे पंचायत हमारे गांव और कैसे समृद्ध हो सकते हैं। आजीविका के जो काम है उसमें जीपीडीपी और जो विलेज पीपीआरपी को कैसे समायोजित करते हुए हम लोग अपने गांव को समृद्धि की तरफ ले जाएं, इसका यह प्रयास है। भाजपा ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया है। रांची में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने दिल्ली सम्मेलन की घोषणाओं को दावोस की रीपैकेजिंग बताया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार को घेरा और पूछा कि दावोस की घोषणाओं का क्या हुआ, कितने उद्योग लगे, कितनी पूंजी निवेश आई और कितने लोगों को रोजगार मिला। देखिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी 6-7 महीने पहले दावोस यात्रा गए थे और मेरी शब्दों को गौर कीजिएगा, दावोस यात्रा में जो एमओयू हुआ था, एमओयू कोई घोषणा नहीं हुई थी। बाजारता उद्योग सचिव और जो संबंधित कंपनी के अधिकारी थे उनके बीच जो एमओयू हुआ था 80% दिल्ली में फिर से उन्हीं एमओयू की घोषणा हुई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम ने सिर्फ कहा होता कि ये प्रोजेक्ट्स हैं और भविष्य में इन पर हम एमओयूज करेंगे तो समझ में आता, पर ये तो कर चुके थे। एमओयूज, फाइल, मुस्कुराते हुए चेहरे, फाइल सद्दा बदली, ये सारा कुछ दावोस में हो चुका था, फिर उसको दोहराने की क्या आवश्यकता है। पूरे तरीके से दिल्ली यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ हम उसको मानते हैं कि रीपैकेजिंग करके नया जो है वो इन्वेस्टमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से आज मुलाकात की।
इस दौरान श्री मुंडा ने केंद्रीय मंत्री के साथ झारखंड की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन और पर्यटन विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने रांची जिले के प्राचीन देवड़ी मंदिर, खूंटी के सोनमेर मंदिर और सिमडेगा स्थित रामरेखा धाम के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन एवं संरचना विकास का आग्रह किया। श्री मुंडा ने भरोसा जताया कि सौंदर्यीकरण कार्यों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने इन विषयों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया है। एक देश एक चुनाव की दिशा में बैठकों का दौर जारी है। इस सिलसिले में गठित संयुक्त संसदीय समिति उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची। समिति के सदस्य अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस विषय पर राय लिए जा रहे हैं। समिति का उद्देश्य सभी पक्षों को सुनकर व्यापक और संतुलित रिपोर्ट तैयार करना है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पर आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर और बाकी सभी अधिकारी और अन्य विभाग जैसे कि बैंक्स हैं, रेलवे बोर्ड है, अन्य सरकारी संस्थाएं हैं, बार काउंसिल है, वरिष्ठ वकील हैं। आज उन सब से मुलाकात होगी, दिन भर की बैठकें रहेंगी शाम 7 बजे तक। राज्य भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। प्रपत्र डिजिटाइजेशन का काम तेज हुआ है। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की पहल पर कल राज्य के सभी बूथों पर बीएलओ और बीएलए 2 की बैठक होगी। इसके अलावा चुनाव पाठशाला का भी आयोजन होगा। चुनाव पाठशाला और बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। इस दौरान प्रारूप सूची पर विचार विमर्श होगा। इसके अलावा अब तक अनमैप्ड मतदाताओं के मामलों की भी समीक्षा होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार का समावेशी एसआईआर प्रक्रिया पर बल रहा है ताकि कोई भी मतदाता इससे वंचित न हो और अपात्र लोग इससे न जुड़ें। धनबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा की ओर से बीसीसीएल के अन्नपूर्णा भवन में कल मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने विभिन्न विभागों के चयनित लाभुकों के बीच करोड़ों रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क एवं त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने बताया कि 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत गांव, पंचायतों और विद्यालयों में लगातार शिविर आयोजित कर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मौके पर मौजूद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बीसीसीएल हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है। लोगों तक उनको जो लाभुक हैं उनको इसका लाभ मिल सके, जिनको जो ज़रूरत है ये उनका अधिकार है। सामाजिक जो भी स्कीम गवर्नमेंट लाती है उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और इस तरह का आयोजन करके हम लोग का ये प्रयास रहता है कि लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ जाएं, बाकी लोगों को भी बताएं कि ये सब सामाजिक जो स्कीम्स हैं, बाकी लोग जिनको भी ज़रूरत है वो उसका लाभ उठाएं। एक मंच पे इसका आयोजन करने का यही लाभ होता है। ये एक आयोजन है जहाँ नियुक्तियाँ भी दी गई हैं, ट्राईसाइकिल भी बांटा गया है और साइकिल भी दी गई है और इस तरह का प्रदर्शन आप देख रहे हैं जिससे कि अधिक से अधिक लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। और खास करके ये आयोजन सुदूर उस अंतिम तबके तक पहुंचाना है जहां कुछ समुचित लाभ न्याय का, जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको भी लाभ मिले। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया और रिम्स के संयुक्त तत्वावधान में रांची में मेडिसिन अपडेट कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें देश भर के जाने माने चिकित्सकों ने भाग लिया और विभिन्न विषयों पर विचार प्रस्तुत किए।
रांची के आईएमए सभागार में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया और रिम्स की ओर से मेडिसिन अपडेट कार्यक्रम आयोजित हुआ। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों के ज्ञान में वृद्धि करना है। वहीं उपाध्यक्ष डॉक्टर धनवंतरी तिवारी ने आईसीयू इन्फेक्शन और दवाइयों से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया। एक जो हम लोगों का हमेशा जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसका मेन उद्देश्य रहता है कि ज्ञान का आदान प्रदान करें, ताकि उस ज्ञान को जब हम लोग हासिल करेंगे तभी अपने समाज में बेहतर मेडिकल ज्ञान या अपने ज्ञान से मरीजों की सेवा कर पाएंगे। मेन उद्देश्य ही रहता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी सर्टेन एक्सीडेंट्स एक्सपेक्टेड होते हैं, जिसमें आईसीयू इन्फेक्शन जो आप चर्चा कर रहे थे ये भी हो सकता है। तो हम लोग इसकी कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से मिनिमम हो या नेग्लिजिबल हो और उस रिस्क को कम करें ताकि मरीजों की और अच्छी सेवा हो सके। इसके लिए सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। एपीआई के राष्ट्रीय सदस्य डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला में फिजिशियंस को नवीन तकनीक और नए तरीके से इलाजों की पद्धति की जानकारी दी गई। वहीं प्रबंध सचिव डॉक्टर एमके भदानी ने मौसम बदलने के साथ होने वाली बीमारियों और उपचार से अवगत कराया। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में रांची में जो अपडेट कराने जा रहे हैं, तो अपडेट जो हो रहा है तो इसमें मुख्य उद्देश्य है कि हमारे फिजिशियंस तो अपडेट हों। नित नए 2 साल में देखिएगा बहुत सारा जो है ट्रीटमेंट बदल जाता है। हम जो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में उसमें आधे गलत होते हैं और आधे ही सही होते हैं, और कौन पार्ट गलत है कौन पार्ट सही है हम लोग नहीं जानते। कल होकर के लगता नहीं ये जो इलाज जो है ये गलत है, ये इलाज सही है। तो इस तरह से अपडेट कराना ज़रूरी है। जब भी सीज़न चेंज होता है, चाहे गर्मी से बरसात की तरफ जाते हैं या रेनी सीज़न से विंटर की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के साथ साथ डिफरेंट वायरसेस एक्टिवेट होते हैं। डस्ट अगर कहीं है तो डस्ट ज़्यादा उड़ने लगते हैं। तो इस सारे सिचुएशन में कुछ न कुछ इन्फेक्शन होता है। जब गर्मी से बरसात की तरफ जाते हैं तो नए पानी का स्रोत मिलता है, और साथ साथ देखेंगे कभी कभी जो सप्लाई वाटर उसमें भी मिक्सअप हो जाता है गंदे पानी का, जिसके कारण लूज मोशन, वॉमिटिंग, इन्फेक्शस डिजीज़ जो है बढ़ जाता है, खास करके टाइफाइड जिसको मियादी बुखार बोलते हैं। इस दौरान रिम्स के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम में एआई इन मेडिसिन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। वहीं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता ने हार्ट अटैक के कारण और उससे बचाव की जानकारी दी। डॉक्टर से अपडेट हो रहे हैं कैसे इन्फेक्शंस है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मेडिसिन है, इन्फेक्शंस कैसे रोकने हैं, पेशेंट सेफ्टी का पार्ट है, लोगों की मरीजों की जान कैसे बचाई जाए, उनको कैसे उनको क्वालिटी ऑफ मेडिसिन मिले और क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, पेशेंट सेफ्टी हो। इस सब चर्चा में बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है आज यंग लोगों को कि जिनके भी फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट की, फादर को, मदर को, भाई को, उनको खास करके बहुत प्रिकॉशन, बहुत सावधानी से रहना होगा। उनको कभी भी ये सब मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से थोड़ा बचना होगा। एक्सेसिव जिम, ये भी देखा जा रहा है कि एक्सेसिव करने से भी हार्ट अटैक काफ़ी होने लगे, सडन डेथ का संख्या काफ़ी बढ़ गया है। खास करके जो बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो विगरस एक्सरसाइज करने से बहुत फ़ायदा नहीं है। अनटिल आपको बॉडी बिल्डिंग बनाना हो अलग बात है। रिम्स के सह प्राध्यापक गगन गुंजन ने बताया कि कार्यक्रम में बिहार, झारखंड, उड़ीसा समेत कई राज्यों के चिकित्सक शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आमजनों को लाभ पहुंचाने संबंधी विषयों पर चर्चा हुई। समाज में कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, समाज में चिकित्सक के रूप में कैसे इस तरह के आयोजन से आम मरीजों को फ़ायदा होगा, आम लोगों को फ़ायदा होगा, इसको केंद्रित करते हुए सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिसाइड किए गए हैं। इस तरह के आयोजनों से चिकित्सकों का ज्ञान बढ़ेगा और मरीजों को बेहतर एवं आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 महत्वपूर्ण परीक्षण पूरे कर लिए हैं। ये परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल को सीधे स्थिति में बनाए रखने से जुड़ा है, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलग होने की प्रक्रिया की जांच की गई, जो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करता है। तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर अलग होने के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक मजबूती की पुष्टि की गई। एपेक्स कवर मिशन के दौरान पैराशूट और उनसे जुड़े सबसिस्टम की सुरक्षा करता है। क्रू मॉड्यूल की गति कम करने के लिए पैराशूट खुलने से ठीक पहले इसका सुरक्षित रूप से अलग होना अनिवार्य होता है। इसरो सिस्टम के तीनों चरण सफलतापूर्वक पूरे किए जाने के बाद अब गगनयान मिशन अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चला है। भारत का ईवी बाजार साल 2032 तक बढ़कर 30.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान इसमें 12 गुना तक की बढ़ोतरी संभव है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस IESA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ईवी बाजार 2032 तक हाई ग्रोथ नेशनल ईवी टारगेट परिदृश्य में 30.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ईवी बिक्री 2.6 मिलियन यूनिट रही, जो 2024 के मुकाबले करीब 26% ज्यादा है। कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 9.5% हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति समर्थन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और घरेलू विनिर्माण की रफ्तार से ईवी सेक्टर को और मजबूती मिल सकती है। IESA के मुताबिक 2032 तक बैटरी की मांग 362 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। सिमडेगा जिले में कई उत्साही युवा गौ सेवा का अनोखा उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये युवा सड़क दुर्घटना में घायल गाय, बैलों और बछड़ों की तब तक सेवा और इलाज करते हैं जब तक कि ये लोग पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते। सिमडेगा में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले गौवंशों को श्री हनुमान वाटिका मंदिर परिसर में लाया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी सोमनाथ मिश्रा बताते हैं कि सूचना मिलते ही दल के सदस्य घायल गाय, बैलों को लेकर आते हैं। यह चिकित्सकों से उनका इलाज कराया जाता है। उनकी तब तक सेवा की जाती है जब तक कि वे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। वे बताते हैं कि अब तक दुर्घटना में घायल हुए 70 से ज्यादा गाय, बैलों और बछड़ों को ठीक किया जा चुका है। सिमडेगा में कहीं पर भी अगर किसी गौ माता, गौवंशी पशुओं का किसी सड़क दुर्घटना में मतलब कोई चोट लग जाता है, कोई घायल हो जाती है या फिर कोई बीमार पशु होते हैं, तो उन गौ माता को, गौवंशीय पशुओं को इस मंदिर परिसर में लाकर उनका उचित उपचार, इलाज किया जाता है। इस बारे में गौ सेवक अंकित केसरी बताते हैं कि सड़कों पर गौवंशों का दुर्घटनाग्रस्त होना एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने बताया कि गौवंशों को दुर्घटना से बचाने के लिए आम लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। गौ सेवा और सुरक्षा को लेकर विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। हम इस कार्य में लगभग 3 सालों से जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने लगभग 150 गौ माता का इलाज कर चुके हैं, जिसमें 100 गौ माता लगभग ठीक हो चुकी है। वहीं गौ सेवक मणि मिश्रा, मानस कुमार और सत्यपाल अग्रवाल ने भी गौवंशों की रक्षा के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता को स्वीकार किया है। जितने हो सके उतना प्रयास के साथ करते हैं और घायल गायों को ला करके इलाज कराना, उसका चारा वगैरह की व्यवस्था करना। इस मंदिर में लाकर गौ माता की 24 घंटा सेवा की गई है और उन्हें जो भी दवा होता है या डॉक्टर को बुलाकर उन्हें जो भी जिस प्रकार का मदद करना रहता है उस प्रकार की मदद इनके द्वारा की जाती है। तो ये मतलब कि गाय की सेवा करते हैं और मतलब कि गाय के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गौ को हम लोग अपनी माता कहते हैं। गौवंशों का सड़क दुर्घटनाओं में शिकार होना देश भर में एक गंभीर और चिंताजनक समस्या बन चुकी है। सड़कों पर आवारा घूमने वाले गौवंश अक्सर तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। ऐसे में इनका इलाज कर इन्हें फिर से स्वस्थ करना निसंदेह एक सकारात्मक काम है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट।
धनबाद के जामाडोबा स्थित बड़की टांड जीतपुर रोड पर देर शाम भू धसान होने से इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र बैरिकेडिंग की और स्थानीय लोगों के आवागमन पर रोक लगाई है। स्थानीयों का कहना है कि गोफ लगातार चौड़ा हो रहा है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि भूमिगत खनन के बाद बालू भराव न होने के कारण गोफ बन रहे हैं। लोगों ने जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। यहाँ पे जो है हमारे बगल में ये गोप हुआ है, आज तक 3 साल पहले भी हुआ था 2023 में। टाटा कंपनी की लापरवाही है, लिपापोती कर करके और थोड़ा चले गए। आज फिर उसी जगह पर फिर दोबारा जो है तो ये गोप हो गया। अभी तक आधिकारिक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ नॉर्मल सा बैरिकेडिंग रखा गया है और अभी तक उसका कोई भारत का कोई उपाय नहीं किया गया। आगे देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। सेमीफाइनल मुकाबले में दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर है। फीफा विश्व कप का सफर अब अंतिम 4 टीमों तक सिमट चुका है और अर्लिंगटन इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक की मेजबानी के लिए तैयार हैं। फ्रांस और स्पेन के समर्थक अपनी अपनी टीम की जर्सी पहनकर पूरे जोश के साथ पहुंचने लगे हैं। सब इस बहुप्रतीक्षित सेमीफाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आर्लिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच साफ दिखाई दे रहा है और रोमांच का केंद्र है जो मेरे पीछे है AT&T स्टेडियम, जहां स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगे। इस ब्लॉकबस्टर मैच की मेजबानी करेगा AT&T स्टेडियम। 80,000 से ज्यादा की क्षमता और दुनिया के सबसे बड़े कवर्ड स्टेडियम में से एक। ये स्टेडियम कई ऐतिहासिक मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है और एक और महामुकाबले के लिए तैयार है। फ्रांस और स्पेन दोनों के सामने लक्ष्य बिल्कुल साफ है। सिर्फ एक जीत उन्हें विश्व कप के फाइनल का टिकट दिला देगी। मुकाबले के 90 मिनट और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय या पेनाल्टी शूटआउट तय करेंगे कि खिताब की दौड़ में कौन आगे बढ़ेगा। I'm very excited. I'm right here from Arlington, Texas, and I've been working the World Cup, so it's been a really amazing experience getting to meet different people. I'm excited for France to play. I hope that France is going to be the winner. I love France because I think Mbappé is one of the best players, and I hope France is going to be the winner. France as well. I think they've played extremely well. Mbappe, and also I hope he gets the Golden Boot award for most goals scored in the tournament. So yes. सेमीफाइनल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अर्लिंगटन हजारों फुटबॉल प्रेमियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा शहर अब उस ऐतिहासिक मुकाबले का इंतजार कर रहा है जो फीफा विश्व कप के पहले फाइनलिस्ट का फैसला करेगा। आर्लिंगटन में सेमीफाइनल की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और सेमीफाइनल से पहले इस शहर की धड़कनें भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। अब इंतजार है इस महामुकाबले का जहां वर्ल्ड कप की अगली बड़ी कहानी लिखी जाएगी। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज़, डालस, टेक्सास। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेता पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंडले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत के 5 छात्रों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये प्रतियोगिता कोलंबिया के बुकारामांगा में 4 से 12 जुलाई तक आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेताओं को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से बधाई दी है। गोल्ड मेडल जीतने वाले छात्रों में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंडाले, नई दिल्ली के रशिद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। भारत की इस शानदार सफलता का श्रेय होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के नेतृत्व में चल रहे ओलंपियाड कार्यक्रम को दिया गया है। ये केंद्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का राष्ट्रीय केंद्र है। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर अजित कुमार मोहंती ने सभी पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि छात्रों की उपलब्धि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। रामगढ़ में राज्य स्तरीय जूनियर गर्ल्स खो खो प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। समापन समारोह में विधायक ममता देवी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। विजेताओं को उन्होंने सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। राज्य में 19 जुलाई तक बारिश की संभावना है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। आज संथाल परगना में भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। कल संथाल के अलावा दक्षिणी पूर्वी झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। 24 घंटे बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री ने रांची में कार्यशाला को किया संबोधित। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने और आजीविका पर दिया जोर। संसाधनों की उपयोगिता के लिए समन्वय पर बल। भाजपा ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का लगाया आरोप। मुख्य प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने दिल्ली सम्मेलन की घोषणाओं को बताया दावोस की रीपैकेजिंग। राज्य भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। प्रपत्र डिजिटाइजेशन का काम तेज। कल सभी बूथों पर बीएलओ और BLA2 की बैठक। चुनाव पाठशाला का होगा आयोजन। और आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात की भी आशंका। पारा गिरने के आसार।